हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी कृतिका का चैप्टर 3 जो कि है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके जो लेखक हैं वो है अज्ञे जी। अज्ञे जी का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। प्यार से इन्हें मतलब कि एक जो निक नेम होता है तो इन्हें मतलब अज्ञे भी कहा जाता है। और ये जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो कि है मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये प्रश्न जैसा पूछा गया है। तो जो अज्ञे जी हैं, जो इसके लेखक है, उनके दिमाग में या उनके मन में एक क्वेश्चन आया, एक प्रश्न आया कि मैं क्यों लिखता हूँ, मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं वो क्यों लिख रहा हूँ। और यो यानी कि मैं मतलब कि मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने एक मतलब लेख लिखा जो कि है मैं क्यों लिखता हूँ, या निबंध लिखा। ठीक है, तो वो इन्होंने लिखा मैं क्यों लिखता हूँ। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने एक चैप्टर ही बना दिया जिसका शीर्षक है मैं क्यों लिखता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, इसमें जो लेखक हैं, ठीक है, अज्ञे जी। सबसे पहले तो इस चैप्टर में क्या है कि मैं क्यों लिखता हूँ, ये एक बहुत ही, ये जो प्रश्न है वो एक सरल और मतलब एक सरल प्रश्न भी है और एक कठिन प्रश्न भी है। ठीक है, इसका जवाब देना जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसका जो सच्चा उत्तर है वो लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। और इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि जो मैं हूँ या कोई भी लेखक है वो क्यों लिखता है। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है। लेखक उस पक्ष को अधिक स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देख पाता है। ठीक है, यानी कि लेखक जो है उस चीज़ को, लेखक ही नहीं, यदि आप अपनी भी बात करें तो जो चीज़ आपको ज़्यादा आती है उस चीज़ को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है वो बताते हैं कि लेखक उस चीज़ को या उस पक्ष को ज़्यादा स्पष्टता से और ईमानदारी से लिख पाता है जिसे वो स्वयं अपने प्रत्यक्ष रूप से देखता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक किसी, जैसे कि किसी का स्केच हम बनाते हैं, तो यदि हम उसे सामने से देख पा रहे हैं तो हम उसका स्केच जो है ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू मतलब कोई फ़ोटो या किसी और चीज़ से, या हम बताते हैं तो उस चीज़ के अलावा यदि हम वो व्यक्ति हमारे सामने है या हमने उसे सामने से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तो हम उसका स्केच ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे। ऐसे ही लिखने का है, तो लेखक जो है वो बताते हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसे अच्छे से देखते हैं, तो हम उसे उतनी ही ज़्यादा स्पष्टता और ईमानदारी से लिख पाते हैं। लेखक जो है वो इसमें विज्ञान के छात्र हैं, मतलब कि लेखक जो है वो विज्ञान के छात्र थे और लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियोधर्मी विस्फोट के प्रभाव के बारे में केवल सुना था। जब वह जापान गए तो वहां एक पत्थर पर आदमी की शक्ल में काली छाया को देखा, तो उस रेडियोधर्मी के विस्फोट की भव्य रूप उनकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होने लगा और उस याद को लेखक ने भारत आकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा। अब हम आते हैं कि जैसे कि चैप्टर में हमें बताया गया कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो जो लेखक है वो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं मैं क्यों लिखता हूँ, इसका उत्तर देते हुए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को जानना चाहता हूँ। बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता या नहीं जान सकता। ठीक है, यानी कि बिना लिखे मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान सकता। लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभ्यंतर, अपने अंदर की जो उसकी कमी है या उसकी विशेषता है, विवशता है, उसको पहचान सकता है। लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है और इसीलिए वह लिखता है। ठीक है, लेखक जो है वो लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के पीछे सभी लेखकों के लिए कोई ना कोई कारण होता है और कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवशता से लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, कुछ अभ्यंतर प्रेरणा से लिखते हैं। हर एक रचनाकार या लेखक यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी कृति बाहरी दबाव का।
उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि इनमें से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं सकते। ये कुछ उसी प्रकार है कि जैसे सुबह नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म बज ना जाए। इस प्रकार कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित हुए बिना उसे सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है, जिससे भौतिक यथार्थ से संबंध जुड़ा रहे। और उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लेखक जो हैं वो कहते हैं कि उसे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप ही उठ जाता है, अलार्म भी बज जाए तो भी कोई हानि नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि भीतरी विवशता क्या होती है इसका वर्णन करना कठिन है। इसे समझाने के लिए लेखक उदाहरण देते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का मुझे पुस्तकीय और सैद्धांतिक ज्ञान है। जब हिरोशिमा पर अणुबम गिरा तो उन्हें समाचार में पढ़ा, उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह हुआ और लेखक ने लिखा भी, पर लेख में अनुभूति के स्तर पर जो यथार्थता होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है, इसलिए मैंने इस विषय पर कविता नहीं लिखी। इसके बाद जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मतलब लेखक जो हैं वो बताते हैं, लेखक कहते हैं कि युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते हैं। जीव के इस उपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का कुछ कुछ अनुभव कर सका था। लेखक कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूति, संवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती है। जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पतालों में उन्होंने रेडियो पदार्थ से आहत और कष्ट पा रहे लोगों को देखा, सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिख सकी। लेकिन जब एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली छाया देखी। उस छाया को देखकर थप्पड़ सा लगा। उन्हें लगा कि भीतर कहीं सहसा जलते हुए सूर्य सा उगाया है और डूब गया है। लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अणु विस्फोट मेरे अनुभूति पक्ष में आ गया और एक अर्थ में वह खुद हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। इसी से यह सहज विवशता जागी। भीतर की अकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। ठीक है। तो कवि बताते हैं कि कैसे उन्हें जो एक मोटिवेशन है वो कैसे उन्हें मिली कि मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जब वो जापान गए या उनके बारे में पढ़ा, तो जब वहाँ पर उन्होंने लोगों को देखा तो उस समय वो कोई कविता नहीं लिख पाए, लेकिन जब उनके साथ ये वाला ये उन्होंने मतलब ये सब देखा तो उसके बाद उन्हें एक कविता सूझी और उन्होंने उस पर कविता लिख डाली। इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखा और यह कविता अच्छी है या बुरी इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। मतलब कि उनका जो सच है, ठीक है, वो बताते हैं कि ये कविता अच्छी है या बुरी इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। मतलब कि वो उनके पास एक सच है। ठीक है। तो वो सच जो है वो उत्पन्न है और ये उनके निकट मतलब ये उनके लिए एक महत्व की बात है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।